हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। तो आज हम लोग लेके आए हैं लेक्चर थर्ड यूनिट एंड डायमेंशन में, जिसमें हम कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें कि एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड उसके एप्लीकेशन के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास रहेगी डायमेंशनल एनालिसिस में, जिसमें कि नंबर 1 मैं स्टार्ट करूंगा स्ट्रेन से। देखिए बेटा, स्ट्रेन होता क्या है। स्ट्रेन हम लोग देखते हैं जो हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में इलास्टिसिटी का ये एक टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ ने दिया था, हुक्स लॉ में ये आता है। तो वहां पे जो y है, y हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल टू y टाइम स्ट्रेन, ठीक बात। तो क्या होता है बेसिकली, y इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डिटेल बात इसमें भी करेंगे कि आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक। स्ट्रेस क्या होता है, मैंने बताया था, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और हमारे पास स्ट्रेन क्या होता है बेटा, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। क्या मतलब सर, देखिए आपने फोर्स लगाया, जब हमारे पास किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा और उस बॉडी की शेप में चेंज आएगा, तो जो चेंज आया that change in dimension per unit original dimension is called strain। मान लीजिए लीनियर बॉडी हमारे पास है, तो लेंथ में जो चेंज आया होगा डेल्टा एल बाय एल, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल। या अगर मान लो एरिया में चेंज आया तो डेल्टा एस या डेल्टा ए बाय ओरिजिनल ए, यानी चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया। या हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हम लोग सिंपल बात ये बोलेंगे कि सर चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन में, यही चीज उठा के यहां पे लिख लेता हूं बेटा। और ये चीज जो है हटा देता हूं। तो हमारे पास अगर देखें तो चेंज इन डायमेंशन ऑब्वियसली, अगर मैं लेंथ के हिसाब से बात करूंगा तो इसका डायमेंशन एल, ओरिजिनल लेंथ का भी डायमेंशन एल आएगा। तो ये हमारे पास 1 आया विच इज डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेन हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इट्स अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। गॉट इट। सिमिलरली हमारे पास देखिए टर्म्स होता है, मोमेंटम, जो मैंने आपको बताया था क्या होता था, द क्वांटिटी ऑफ मोशन। कैलकुलेट कैसे करते थे, P, that is product of mass and velocity। अब देखिए बेटा, इसका जो डायमेंशन है, मास का कैपिटल M होता है, वेलोसिटी का LT माइनस 1 होता है। कंबाइनली अगर देखेंगे तो MLT माइनस 1, ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन था, जिसकी अगर यूनिट अगर आप लिखना चाहें तो यूनिट देखिए आप यहीं से लिख सकते हैं बेटा। मास की यूनिट होगी किलोग्राम, लेंथ की यूनिट होगी मीटर, टाइम की यूनिट होगी सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी क्या रहेगी बेटा, एमकेएस यूनिट रहेगी या एसआई यूनिट रहेगी। इसके साथ ही और टर्म थी हमारे पास, रोटेशनल डायनेमिक्स में ये यूज होगी, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो मैंने आपको डिस्कस किया था, दैट इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम को देखिए बेटा, इसको कैपिटल एल वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं, ये होता है आर क्रॉस पी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड लीनियर मोमेंटम, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं लिखूं तो बेटा आर एज इट इज लिख लीजिए, मोमेंटम को हम लोग mv लिखते हैं, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम को mvr भी लिख सकते हैं। देखिए डायमेंशन की बात आएगी तो mvr, तो m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका डायमेंशन कैपिटल M है, v वेलोसिटी तो lt माइनस 1 और r बेटा लेंथ है तो l। तो अगर आप चेक करें तो m एज इट इज l into l स्क्वायर t माइनस 1, ये बेटा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन रहा। ठीक है,
ध्यान रहेगा एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन। गॉट इट? तो नेक्स्ट अगर हम लोग करें तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा देखिए वेलोसिटीज थी, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी, लाइक टर्मिनल वेलोसिटी है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप यूज करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ग्रेविटेशन में आप इसको पढ़ेंगे, एस्केप वेलोसिटी है, एंड और हम लोग जितने भी तरह के वेलोसिटीज की बात करें, इन सभी का अगर डायमेंशन आपने चेक करना है तो दैट इज LT-1। बट एक टर्म है बेटा एंगुलर वेलोसिटी, वन मोर टर्म इज देयर, एंगुलर वेलोसिटी। क्या एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन भी सेम होगा? नहीं, दिस टर्म इज डिफरेंट। ये जो टर्म है इसका डायमेंशन इन वेलोसिटी के साथ नहीं होगा, ठीक है? ये जो टर्म है ये अलग है, ये अलग है, दिस इज डिफरेंट वन, ओके? ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए एंगल के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। जब हम लोग सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी एंगल के हिसाब से, जब सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट उसमें आती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। चलिए कैसे कर लेते हैं? इस तरीके से मान के चलिए ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और ऐसा कर लेते हैं बेटा, यहां पे एक छोटा सा पार्ट इस सर्कल का जिसको हमने नेम दिया आर्क, क्या बोलते हैं इसको? आर्क, ठीक है, दिस वन इज आर्क। और हम लोग बात करते हैं इसके सेंटर की, जो सर्कल का सेंटर था बेटा वही इस आर्क का सेंटर है। तो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक जितना एंगल है थीटा, ये मान लेते हैं एंगल, ये क्या है? थीटा है। कैलकुलेट अगर करना हो तो बेटा देखिए यहां से लेकर यहां तक ये कितनी डिस्टेंस है? ये लेंथ आर के बराबर, यानी जो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है। सर्कल का जो रेडियस है वही इस आर्क का रेडियस है। और ये मान लेते हैं बेटा जो ये लेंथ है ये एल है, आर्क लेंथ, दिस वन इज आर्क लेंथ, यहां से लेकर ये कंप्लीट आर्क लेंथ। तो जो एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल क्या होता है बेटा? वो होता है आर्क लेंथ, सॉरी मैं ऐसा कर लेता हूं, इसमें मैं लिख लेता हूं बेटा यहां, जैसे एंगल अगर आपने मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो वो होता है आर्क लेंथ पर यूनिट रेडियस। अच्छा, अब अगर आर्क लेंथ की बात करें तो लेंथ ही है, और रेडियस की बात करें ये भी तो लेंथ है। अगर सॉल्व करें तो ये तो 1 आया, दैट मींस व्हाट? हमारे पास जो एंगल है दैट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या है? डायमेंशनलेस। पर क्या ये यूनिटलेस भी है? क्या ये यूनिटलेस भी है? नो सर। ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी जरूर हो सकती है पर ये यूनिटलेस नहीं है। जो हमने इसकी यूनिट नेम दी है बेटा, दिस इज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, पर इसकी यूनिट है, यूनिट इज पर्टिकुलर। इसकी यूनिट क्या है? यूनिट है बेटा रेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट हमने क्या बोली थी? रेडियन, ठीक है, RAD से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपली कोई भी एंगल इंडिविजुअली अगर दिखेगा वो रेडियन में होगा, ठीक है, एंगल को हम लोग रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। पर अगर डायमेंशन की बात करेंगे डायमेंशन इसका नहीं होगा, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है ना, जिसमें वेरिएबल की बात करूंगा या कांस्टेंट की बात करूंगा,
तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसमें डायमेंशनल कांस्टेंट या डायमेंशनल वेरिएबल, ये दो होगी अलग। एक डायमेंशन लेस वेरिएबल होंगे और एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एंगल है ये वेरिएबल है, वेरी कर सकता है 0 डिग्री से किसी भी डिग्री तक, या रेडियन में अगर मैं बात करूंगा अलग अलग रेडियन की बात होती जाएगी। तो जो हमारे पास इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका डायमेंशन नहीं होगा, बट हाँ ये वेरिएबल है तो इट्स अ डायमेंशनलेस वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, नेक्स्ट टर्म इज एंगुलर वेलोसिटी। सी, जैसे हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती थी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा मींस चेंज इन एंगल, ओके, चेंज, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज। एंगल का देखो हमारे पास डायमेंशन तो था नहीं, एंगल तो हमारे पास डायमेंशन लेस है, पर टाइम का डायमेंशन t है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से करते हैं, किससे करते हैं, ओमेगा से। तो ये हमारे पास हो गया पर सेकंड, है ना। इसकी अगर हम यूनिट की बात करेंगे यहाँ पे पर सेकंड नहीं रहेगी, सॉरी, t⁻⁻1 डायमेंशन। अगर लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं m0L0t-1। और अगर यूनिट की बात करेंगे, देखो यूनिट इसका अलग होगा, यूनिट देखिए क्या होगा बेटा, यूनिट हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या था, रेडियन, यानी एंगल का यूनिट रेडियन, टाइम का यूनिट सेकंड, तो इट्स लाइक रेडियन पर सेकंड, ये इसका यूनिट होगा। क्या ये बात क्लियर? यस। नेक्स्ट हमारे पास टर्म रहेगी एंगुलर, एक्चुअली ये सारी चीजें हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम करना चाहें एंगुलर एक्सेलरेशन कर सकते हैं। देखिए एंगल हमारे पास डायमेंशनलेस है, बट एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशनलेस नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा, आपने एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन t-1 है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन में एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन लिख लीजिए t⁻⁻1 यानी 1/t अपॉन t। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या ये t⁻⁻2 होगा या m0L t-2, ये भी हम लिख सकते हैं। ये सारा का सारा हम लोग जो है सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। हमने देखा एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डायमेंशनलेस, एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशनल क्वांटिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन डायमेंशनल क्वांटिटी, ठीक बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास एक रिलेशनशिप है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच। प्रूफ b आता है v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा। देखिए v हमारे पास क्या चीज है, स्पीड है, r क्या चीज है, रेडियस, और ओमेगा क्या चीज है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। यहां से अगर मैं ओमेगा निकालना चाहूं तो क्या बेटा, v/r हुआ। अब देखो v का डायमेंशन क्या है, L t-1, r का डायमेंशन क्या है, l। आप देखिए यहां से भी निकाल सकते हैं, l से l जाएगा t-1 या m0L0 t-1, ठीक है, ये भी एक तरीका है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का ओमेगा का। नाउ नेक्स्ट इज 12th में आप स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जिसमें कि जो बेस जो फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज से हम शुरू करते हैं। करंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा करंट आएगा, तो देखिए ये चार्ज की बात होती है। चार्ज का डायमेंशन क्या है, चार्ज अगर निकालना हो, देखिए बेटा, एज करंट इज इक्वल टू
चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां से चार्ज किसके बराबर होगा? दैट विल बी करंट इनटू टाइम। अच्छा, तो चार्ज को रिप्रेजेंट कैपिटल क्यू से करते हैं, करंट का डायमेंशन आई, आप ए लिख लीजिए, करंट की यूनिट एम्पियर है तो डायमेंशन भी ए है और टाइम का डायमेंशन टी। ठीक बात, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे भी लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो एम नॉट एल नॉट टी ए, टी ए, टी पार 1 ए पार 1 लिखना चाहो आप लिख सकते हो बेटा, समझ सको। नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल भी बोल सकते हैं और वोल्टेज भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है पोटेंशियल? बेटा ये होता है रेट ऑफ, या सिंपली मैं बोलूंगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जनरल आइडिया में ऐसा बोलूंगा वर्क पर यूनिट चार्ज, या मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ऐसे भी बोल सकता हूं। आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी का हमने डायमेंशनल फार्मूला लिखा था, ml2t - 2 डिवाइडेड बाय चार्ज का हमने अभी निकाला बेटा a × t। सॉल्व कर लीजिए। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो m एज इट इज रहेगा, t ऊपर जाएगा -1, तो ml² t⁻³ a⁻⁻1। ये पोटेंशियल का, वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला रहेगा बेटा। ठीक, नेक्स्ट वन इज, आपने 10th में ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V = I R, तो उसमें एक टर्म आती है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, इसको रिप्रेजेंट R से करते हैं और इसकी यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट इसकी ओम होती है, ओमेगा से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। एज V = I R, so R will be V by I, V by I। आपने पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला लिख लिया है, आपने चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया है, करंट आपके पास ऑलरेडी है, करंट का डायमेंशनल फार्मूला ए लिख लेते हैं। तो आप बस इस इक्वेशन में V का डायमेंशनल फार्मूला बता दीजिए बेटा, ml2t - 3 a-1, ml2t - 3 a-1, ml2t - 3 a-1 डिवाइडेड बाय करंट, करंट का डायमेंशनल फार्मूला a। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, a ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -1 -1 -2, सो ml² t⁻³ a⁻², ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला हो गया वोल्टेज का, सॉरी रेजिस्टेंस का। किसका? रेजिस्टेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस इज व्हाट? सिंपली रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय सर्किट टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट फ्लो होने में सर्किट में जो ऑपोजिशन, जो रेजिस्टेंस है। चलिए नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, अगर सवाल हमारे पास इस तरीके से आए कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए इफ अ physical quantity, if a physical quantity is dimensionless, अगर मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास डायमेंशनलेस है, तो हम क्या ये बोल सकते हैं ये जो है यूनिटलेस होनी चाहिए, इट मस्ट बी यूनिटलेस, या इट मे हैव यूनिट। इन दो में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट होगी बताएं? कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास डायमेंशनलेस है तो क्या वो यूनिटलेस भी होगी या उसकी कोई यूनिट होगी? हमने रिसेंटली पढ़ा एंगल के बारे में, इसके बारे में, एंगल के बारे में। इस तरह की और भी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो कि हमारे पास डायमेंशनलेस जरूर है
पर यूनिटलेस नहीं है। एंगल का यूनिट क्या था? रेडियन। तो हमारे पास इट मस्ट बी यूनिटलेस, ये गलत स्टेटमेंट है, एंड इट मे है यूनिट, ये हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल लिखना है, लिख लीजिए। नेक्स्ट करते हैं बेटा। अब इसके बाद हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं, जितनी तरह की, देखो भाई फिजिकल क्वांटिटीज की बात करो, है ना बेटा, हमारे पास n नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। जितना आप ट्राई कर सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना बेटर है। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, रटने नहीं है आपने, ये प्रैक्टिस करने। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी का आइडिया होगा तो आप आराम से डायमेंशनल फॉर्मूले उनके निकाल सकते हैं। तो जितने मैक्सिमम हो सकते थे वैरायटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम कर चुके हैं। एप्लीकेशन इसके हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बेसिकली 3 एप्लीकेशन इसकी है। नंबर 1, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला। डायमेंशनली हम लोगों को कोई फॉर्मूला करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये चेक करना है, हम लोग इसकी हेल्प लेते हैं। कोई फॉर्मूला डेराइव करना हो, डेरिवेशन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हैं, या हमने कन्वर्ट करना है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, वहां पर भी हम लोग इसको यूज करते हैं। सो वी हैव 3 मेजर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो नंबर 1 हम लोग करते हैं to check the correctness of formula dimensionally। तो इससे पहले ना मैं आपको ये बताना चाहूंगा बेटा, एक जो प्रिंसिपल है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसके मुताबिक क्या होता है, किसी भी रिलेशन में, किसी भी इक्वेशन में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही होगी, उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसको आप इस तरीके से भी समझो कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशंस कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। या आप ऐसे बोलिए कि लेंथ के साथ सिर्फ आप लेंथ को ऐड कर सकते हैं, मास के साथ मास को ऐड कर सकते हैं, टाइम के साथ टाइम को ऐड कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मास के साथ आप लेंथ को नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेंथ के साथ आप टाइम को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात? तो यानी यहां पे मैथ्स कुछ इस तरीके से चलता है कि भाई L माइनस L वो 0 नहीं होता, L माइनस L होता है, M माइनस M 0 नहीं होता है, M होता है। क्या मतलब सर? कि सर मास से मास हटाओगे तो मास बचेगा, लेंथ में से लेंथ घटाओगे लेंथ बचेगा। इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला बाय डायमेंशनली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल है चेक द फॉर्मूला, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला डायमेंशनली। फॉर्मूला क्या गिवन है हमारे पास? F इक्वल टू mv² बाय r², mv² बाय r²। मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बताया, उसमें मैंने बताया जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज यूज होगी सभी के डायमेंशन क्या होने चाहिए बेटा? बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है जो फिजिकल क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में वही फिजिकल क्वांटिटी राइट हैंड साइड में होगी, तभी तो इक्वल है। मुझे ऐसा करना है कि डायमेंशनल फार्मूला मैं लेफ्ट हैंड साइड का लिखूंगा, फिर मैं राइट हैंड साइड का लिखूंगा, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो तो करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। चलिए मैं बात करूंगा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फोर्स है? क्या बेटा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT - 2 याद है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू
एक्सेलरेशन, मास का m एक्सेलरेशन lt माइनस 2। अच्छा, अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड अगर कर लें बेटा, देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, अगर हम कैलकुलेट करें, देखिए बेटा F फोर्स है, m मास है, v वेलोसिटी है और r रेडियस है। ठीक, देखिए अगर इनके डायमेंशन में यही पे लिख दूं, जब तक आपको डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं पता होंगे आप इस तरह के सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा। तो आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। m l t माइनस 2, मास का कैपिटल है, वेलोसिटी का lt माइनस 1 और रेडियस का l। रेडियस रिप्रेजेंट डिस्टेंस को करता है, लेंथ को करता है। पुट कर लीजिए वैल्यू, राइट हैंड साइड हमारे पास है m v स्क्वायर, m इज m, v is lt minus 1 whole square divided by r square is l square। इसको सॉल्व कर लीजिए, m as it is l square, नीचे l square ऊपर जाएगा माइनस l square, तो ये हमारे पास l square और l square खत्म हो जाएगा, l हो गया 0, t हो गया माइनस ऑफ 2। यस और नो? पर क्या बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एम एल टी माइनस 2, राइट हैंड साइड है एम एल नॉट टी माइनस 2, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। क्या हमारे पास डायमेंशंस ऑफ, मैं ऐसे लिखूंगा, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। दैट्स व्हाई ये जो रिलेशन है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है डायमेंशन। ओके, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई फॉर्मूला हमारे पास डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो कंफर्म है कि फिजिकली वो फॉर्मूला गलत है ही है। बट अगर कोई फॉर्मूला हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट आ भी जाए तो बेटा उसकी गारंटी नहीं है कि वो फिजिकली जो है करेक्ट होगा ही होगा। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि रियलिटी में भी वो करेक्ट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। जैसे अगला हमारे पास एक सवाल है, अ प्लैनेट इज ऑर्बिटिंग अराउंड, ऐसा कर लेते हैं, अ प्लैनेट इज ऑर्बिटिंग around sun with orbital velocity v। ठीक है, सन के अराउंड v वेलोसिटी से जा रहा है और इसकी वेलोसिटी लिख देते हैं हम लोग √gm/r, ये गिवन है। ये रिलेशन हमें चेक करना है कि इज इट डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक, हमारे पास क्या क्या है, m गिवन है, m इज लाइक मान लेते हैं मास ऑफ सन मान लेते हैं, g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, r इज डिस्टेंस या रेडियस ऑफ ऑर्बिट, g इज, आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा है बेटा, तो मैं इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल देता हूं। आप इसको ना बेटा सन के बजाय अर्थ भी कर सकते हैं, अगर आपने अर्थ के रिस्पेक्ट में करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अ प्लैनेट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ आप लिखेंगे। ठीक, अब देखिए हमने बेसिकली कैलकुलेट किया था g का डायमेंशनल फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर इट वाज m-1 l³ t - 2, m-1 l³ t - 2, ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला था g का। देखिए मास का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्वियसली कैपिटल M है, r का डायमेंशन आल्सो r इज
रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा लेंथ को। वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर हम लोग वैल्यू पुट कर लें, देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो तो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा lt माइनस, और अगर राइट हैंड साइड का डायमेंशन अगर हम लोग देखें तो क्या हमारे पास अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, तो अंडर रूट ऑफ जी का डायमेंशन लिख लीजिए m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, m का डायमेंशन कैपिटल M है डिवाइडेड बाय r का डायमेंशन कैपिटल L है। यस, अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास ये डायमेंशन L ऊपर चला जाएगा -1, एक वैल्यू खत्म हो जाएगी m-1, m खत्म हो जाएगा, व्हाट विल यू गेट? You will get under root of L square t raised to minus 2. अंडर रूट सॉल्व कर लीजिए, क्या ये L t raised to minus 1 हो गया? जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि सर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है। सो लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, so this formula is dimensionally correct, dimensionally correct formula. Got it? So next we have, next question हमारे पास है time period of a simple pendulum is given by t that equal to 2 pi under root L by G, जिसमें t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड को, L रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम को, और G रिप्रेजेंट करेगा बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या इन सभी के डायमेंशन आपको पता है? अगर पता है तो बेटा डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड इज t, लेंथ ऑफ डायमेंशन लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम इज L, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज lt minus 2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। See, 2 pi is here dimensionless, okay, dimensionless constant, okay, so value put करेंगे तो we'll have left hand side, dimensions of left hand side क्या बेटा कैपिटल T के बराबर है। also dimensions of right hand side will be what? 2 pi तो dimensionless है, under root of what? L upon G is LT minus of 2, LT minus 2, जो आपको दिख रहा है L से L कैंसिल हो जाएगा, you will have under root of what? T square, 1 upon T raised power, है ना, आप देखिए T raised to minus 2 न्यूमरेटर हो जाएगा, T square हो जाएगा, under root से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, you will have only T। तो आपको दिख क्या रहा है बेटा? आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले, क्या ये बराबर आया? यस सर, बराबर आया। तो क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? यस सर, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। क्या ये बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम is given by t equal to 2 pi under root m upon k. T represents what? Time period. Again, m represent mass of block, mass of block, and k represents spring constant. k किसको represent करता है? spring constant। देखिए डायमेंशन लिख लेते हैं कि टाइम पीरियड का डायमेंशन तो ऑब्वियसली t, मास का डायमेंशन कैपिटल M। देखिए बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, ये अपने आप ही सवाल है। स्प्रिंग कांस्टेंट देखो, हमारे पास फोर्स होता है बेटा kx के बराबर, तो k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि F by x के बराबर हो गया, तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज L, तो L आपका कैंसिल हो जाएगा, यू विल हैव mt माइनस ऑफ 2। अगर आप ये सारे डायमेंशंस पुट करते हो फॉर्मूले में, यू विल हैव डायमेंशन ऑफ लेफ्ट
hand side as t, dimension of right hand side as 2 पाई, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट 2 पाई का अपना कोई डायमेंशन नहीं होगा, अंडर रूट ऑफ व्हाट, m का डायमेंशन कैपिटल M, k का डायमेंशन mt माइनस 2। क्या ये बात समझ आए? आपको दिख रहा है m से m जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर अंडर रूट t रेज़ टू माइनस 2 पर जाके t स्क्वायर, क्या अंडर रूट से स्क्वायर, क्या बेटा t आ रहा। तो आपके पास जो डायमेंशंस है लेफ्ट हैंड साइड के वो डायमेंशन बराबर हो रहे हैं राइट हैंड साइड के बराबर, यस और नो। तो दैट मींस व्हाट, दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, यस। पर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, हमारे पास जरूरी नहीं है कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो तो वो रियलिटी में भी करेक्ट हो, फिजिकली जरूरी नहीं है वो करेक्ट हो। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास यही फॉर्मूला t इक्वल टू 3k, आप ऐसे कर लो 5 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट m अपॉन k। सी आपके पास ये फॉर्मूला अगर आप देखोगे इसका डायमेंशन भी सेम t के बराबर आ रहा है, और आपके पास ये फॉर्मूला जो आपने अभी बोला t इज 2 पाई अंडर रूट m बाई k, इन दोनों में अगर हमें बोले कि भाई which one is correct, तो देखो डायमेंशनली तो दोनों करेक्ट होंगे अगर आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने 2 पाई के हिसाब से ये कैलकुलेट किया, वैसे 3 पाई के हिसाब से भी कर लेंगे। 3 पाई का कौन सा कोई डायमेंशन हो, वो भी तो डायमेंशनलेस है, यानी हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट है। पर रियल मायने में कौन करेक्ट है, रियलिटी में कौन करेक्ट है, वो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं बेटा k की वैल्यू। कैसे? बाय एक्सपेरिमेंट हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ k, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। तो राइट नाउ हम लोग इसको करेक्ट फॉर्मूला मानते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया। जैसे आप ऐसे समझ लो कि किसी ने बोला कि यार काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख लेते हैं 1/3 mv स्क्वायर। अगर हमें इसके करेक्टनेस के बारे में बोलना है तो भाई है या नहीं, करेक्ट और नॉट, तो क्या करेंगे, डायमेंशनली अगर लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2। तो डायमेंशनली अगर मुझे देखना है तो राइट हैंड साइड के केस में देखो बेटा 1/3 तो डायमेंशनलेस है, यस। मास का m हो गया, वेलोसिटी L(t-1), इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं सॉल्व करूं तो mL2T-2, ये भी सेम ही आ रहा है। तो मुझे दिखने में तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर आ रहा है, डायमेंशनली ये करेक्ट है, डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट, बट क्या ओवरऑल ये फॉर्मूला करेक्ट है, जरूरी नहीं। देखो कोई अगर मान लो ये बोल दे कि सर ऐसा करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख लेते हैं, ½ mv²। इस केस में लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन लिख लीजिए, क्या बेटा एनर्जी के डायमेंशन mL2T-2 हुए। राइट हैंड साइड के हमारे पास देखो हाफ का तो डायमेंशन नहीं होगा, इट्स अ डायमेंशनलेस, मास m, वेलोसिटी का स्क्वायर L2T⁻²। दैट मींस व्हाट, वी हैव डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलर है इसके तरह, डायमेंशनली ये भी करेक्ट है, बट न्यूमेरिकली क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है, यस दिस फॉर्मूला इज न्यूमेरिकली करेक्ट। ये डायमेंशनली करेक्ट तो है ही है, एक्सपेरिमेंटली बेटा यही पाया गया डायमेंशनली करेक्ट, यस।
क्या ये न्यूमेरिकल भी करेक्ट है? यस आल्सो दिस वन इज न्यूमेरिकली करेक्ट। पर क्या ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकली करेक्ट है? नहीं सर, ये न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंटली यही पाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, ठीक है, और भी कई सारे फॉर्मूले है ना चेक करने होते हैं कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो सिंपल तरीका क्या रहेगा, हमें जो फिजिकल क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में दी है उसके डायमेंशन लिखने हैं और राइट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन लिखने हैं। अगर दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आ गए, इक्वल आ गए, तो वो फॉर्मूला हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। दूसरी बात मैंने बोली, अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो तो जरूरी नहीं है वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो सकता है न्यूमेरिकली वो गलत हो। तो ये सारी चीजें हमने सीखी। आई होप आज का भी लेक्चर आपने अच्छे से सीखा होगा, सुना होगा और काफी फ्रूटफुल चीजें आपको इसमें भी मिली होगी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी बाकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।